नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारा आज का मुद्दा है हेमंत के सिर ताज मिशन का आगाज। आखिर क्यों ताज हेमंत के सिर आया और कौन सा मिशन अब दिखाई देगा हेमंत खंडेलवाल जी का? जरा इस खबर को देखिए तो आपको समझ आएगा, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। मध्य प्रदेश बीजेपी के नए बॉस बन चुके हैं हेमंत खंडेलवाल। पार्टी अध्यक्ष की कमान संभालते ही हेमंत खंडेलवाल ने अपना विजन क्लियर कर दिया है। अपने पहले भाषण में हेमंत खंडेलवाल ने साफ कर दिया कि वो पार्टी को कैसे और किस दिशा में ले जाने वाले हैं। जनता की भावनाओं का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सभी की बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा तो दाएं बाएं जाने वालों को दिक्कत होगी। आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। भरे मंच से अपनी बात कहने वाले खंडेलवाल ने बंसल न्यूज से बातचीत में अपने विजन और सोच को और साफ किया। पार्टी में अनुशासन बड़ा होता है। जो पार्टी का अच्छा कार्य करता है, समर्पित कार्य करता है, योग्य कार्य करता है, उसको अवसर मिलना चाहिए। और कोई कार्यकर्ता अगर पार्टी की गरिमा को कम करता है तो निश्चित तौर पे उसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हेमंत खंडेलवाल अपनी सादगी और सौम्यता के लिए पहचाने जाते हैं। साथ ही वो आरएसएस की परंपरा के दीक्षित राजनेता हैं जो दिखावे से दूर रहते हैं। सांसद विधायक रहते गाड़ी में पदनाम ना लिखवाना, कुर्ता पायजामा की जगह हमेशा शर्ट पैंट पहनना उनके सादे जीवन का जीता जागता सबूत है। हेमंत खंडेलवाल बीजेपी की उस परंपरा के वाहक नजर आते हैं जिसकी नुमाइंदगी कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल और सुंदरलाल पटवा करते थे। खंडेलवाल के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। इनका भी पूरा पर इनके पिताजी सांसद रहे, दादाजी सांसद रहे, खुद सांसद रहे, विधायक रहे। और जो चुनाव कराने आए थे धर्मेंद्र प्रधान जी, वो भी खानदानी सांसद और विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी में वही परिवारवाद चल रहा है पूरी तरह। बीजेपी में हेमंत युग शुरू हो चुका है। ये बीडी शर्मा युग से कितना अलग होगा ये तो फिलहाल वक्त के घर में है, लेकिन हेमंत खंडेलवाल ने पहले ही जिस तरह के तेवर दिखाए हैं उससे समझ में आता है कि उनके राज में बीजेपी का कलेवर कुछ नया और अलग जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को जिम्मेदारी सौंपती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा विजन होता है, लंबी कवायद होती है, चर्चा होती है। और हेमंत खंडेलवाल का अध्यक्ष बनना वो इसी तरफ इशारा करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन वैसे भी देश भर में आदर्श संगठन के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी भी है, चुनौतियां भी है। पर पहले दिन ही जिस तरह की बात हेमंत खंडेलवाल जी ने कह दी उससे बड़े मैसेज। बात इतना ही नहीं है, आज जो भारतीय जनता पार्टी दफ्तर का माहौल बदला सा था वो भी बहुत कुछ बयां कर रहा था। तो आज इसको समझेंगे चर्चा में, लेकिन उससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, जरा वो 3 सुलग के सवाल देख लेते हैं जो आज के। क्या हेमंत खंडेलवाल बीजेपी में अनुशासन की नई परिभाषा लिखने जा रहे हैं? जो दाएं बाएं होगा उसे दिक्कत होगी, बीजेपी अध्यक्ष का इशारा किस तरह? क्या संघ की परंपरा में ढला नया बीजेपी नेतृत्व पार्टी के तेवर बदल पाएगा? पार्टी के तेवर तो वैसे ही बदले बदले से हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में आई है। 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती है, 163 विधानसभा जीती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहें, निवर्तमान कहें बीडी शर्मा, उनके खाते में भी कई उपलब्धियां जिनका जिक्र खुद हेमंत खंडेलवाल कर रहे थे। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि पीढ़ियां खप गई, जैसा वो कह रहे थे। 1930 से उनका परिवार लगातार जुड़ा हुआ है और किस तरह काम करते कि ना तो गाड़ी पर पट्टी लगती है, ना नाम होता है, और ना ही कोई ऐसी पहचान बनाना चाहते जिससे ये मैसेज चले जाए कि मेरे पास पद है तो पद के कारण सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं। आज समझते हैं, मेरे साथ 3 मेहमान जो हैं। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और उनके ही बीच के विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी।
साथ ही अभिनव बारोलिया जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज जी। सबसे पहले आज मैं भारतीय जनता पार्टी से ही बात कर लेता हूं और समझता हूं आशीष जी, क्योंकि आपके साथ के ही हैं हेमंत जी, विधायक हैं और विधायक रहते रहते आज संगठन की जिम्मेदारी उनको मिल गई। और जो माहौल था, वो कह रहे थे कि ना दायां ना बायां, सीधा जो होगा वही चलेगा, नहीं तो बाहर जाएगा। मैसेज कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। उत्साह इसलिए भी क्योंकि एक आम कार्यकर्ता का जीवन विभिन्न पदों पर रहते हुए जिस व्यक्ति ने जिया है, जो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा को गढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान दी गई है। जैसा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की एक उल्लेखनीय परंपरा, एक उल्लेखनीय विरासत, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा। किस तरह हम विपक्ष में थे, हमारी सरकार 1990 में बनी और उसके बाद फिर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। ये कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और संगठन क्षमता का ही परिणाम है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों को समय समय पर निर्वाह किया है, जो बहुत लो प्रोफाइल हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह आप उनको काम करते हुए देख सकते हैं। बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन जिम्मेदारी को भी उन्होंने बखूबी निभाया है। और इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों की तरह हेमंत खंडेलवाल जी भी भारतीय जनता पार्टी की संगठन क्षमता का एक नया अध्याय इस मध्य प्रदेश में लिखेंगे, जिसकी बदौलत हमारी सरकार के जो जनहितैषी कार्य इस मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, वो जन जन तक पहुंचाकर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक मजबूत नींव और पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। जी, अभिनव जी, किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? वैसे भी लगातार चुनौतियां तो है आपके सामने, क्योंकि सत्ता से आप दूर हैं, प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास मैं ये नहीं कहूँगा कि सफल नहीं हुए, सफल भी हुए हैं 18 में। लेकिन अब एक नए अध्यक्ष के पास जिम्मेदारी और जिस तरह उनके तेवर आज पहले दिन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या और बड़ी चुनौती देखते हैं कांग्रेस के सामने? देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो मैं शुभकामनाएं दूंगा मेरे साथी आशीष जी को और उनकी पार्टी को भी, उनके नए अध्यक्ष जी को भी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी शुभकामनाएं। आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सब समझ रहे थे, सोच रहे थे कि कोई दलित चेहरा आएगा, कोई आदिवासी चेहरा आएगा, कोई ओबीसी चेहरा आएगा, लेकिन ठीक है, इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और उसको हम देखें तो डिसाइड तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। काफ़ी समय लगा, लंबा समय लगा, क्योंकि नागपुर से डिसाइड होता है, वो पर्ची जाती है दिल्ली और दिल्ली से वो पर्ची यहाँ आई है। खैर, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम चुनाव में जाते हैं निष्पक्षता के साथ, वही निष्पक्षता रखेंगे खंडेलवाल जी। और कहना चाहूँगा कि जो बात हम उठा रहे हैं, लगातार हम दलित, ओबीसी और आदिवासियों की उठा रहे हैं आवाज़, उस आवाज़ को समझने की भी कोशिश करेंगे जो नए अध्यक्ष बने हैं। और बाकी आप देखेंगे कि परिवारवाद की बात जो अभी चल रही है, एक अच्छी, हम डिबेट में बैठे हैं, लेकिन परिवारवाद को हमने फिर से देखा है कि चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे शेजवालकर जी जो इनके चुनाव जिनने कराया है वो हों, और बाकी सभी जगह तो पूरा एक परिवारवाद एक बार फिर देखने को मिला, जो आरोप कांग्रेस पर ये लोग लगाते थे। अब जनता वो सब देख रही है। बाकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, इसमें ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये अच्छी बात है कि विपक्ष का यही होना भी चाहिए, क्योंकि आज पहला दिन है, भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिला। बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने ठीक ढंग से अपनी बात को बढ़ाई। लेकिन आगे चर्चा में ये जरूर आएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हेमंत खंडेलवाल जी का वो बयान भी सुनवाइएगा जिसमें चुनाव को लेकर सवाल कांग्रेस ने उठाए थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिए। यदि हो तो बताइएगा, फिर बाद में हम उसको ले लेंगे। दिनेश जी, किस तरह आप देख रहे हैं? लंबा अनुभव है आपके पास, कई प्रदेश अध्यक्ष के बीच में आपने देखे और हेमंत जी से भी बेहतर संबंध आपके रहे होंगे, उनके काम को आपने पहले भी देखा, उनके पिता विजय खंडेलवाल, उनको भी आपने देखा। किस तरह देखते हैं? आज पहला दिन उनका था और वैसे भी सौम्य, सरल, मृदुभाषी तो वो जान ही जाते हैं। जी मनोज जी, सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही वो अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है ना, इसमें जो जोर है उनका अनुशासन पर। ये अनुशासन कौन सा, आप देखिए ना कि विधायक नाराजगी प्रकट कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, कहीं विधायक धरने पर बैठ रहे हैं, कहीं पार्टी का कार्यकर्ता कोई सार्वजनिक रूप से बयान दे रहा है। पार्टी के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उन्होंने तो
मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके जो नाराज लोग थे उनके साथ मीटिंग भी कराई थी। लेकिन लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं नाराजगी के स्वर सत्ता को लेकर सुनाई दे रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि लोग अपनी खुल के बात नहीं करते थे, या जो बात कहनी होती थी संगठन के भीतर कहते थे, अनुशासन के दायरे में रह के करते थे। तो जब वो अनुशासन की जो सीमा पार कर रहे होंगे तब अध्यक्ष उसकी बात करनी पड़ी अनुशासन की। अन्यथा तो भारतीय जनता पार्टी तो जानी इसी बात के लिए जाती है कि जो सेवा, निष्ठा और अनुशासन ये सब तो उसकी जो कार्य पद्धति में है, उनको अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। यदि विजय शाह बयान देते हैं जिससे सरकार विवाद में आती है तो ये अनुशासन की परिधि में ही है। लेकिन वो जो उन्होंने कहा है, आगे वो उस पर कैसे नियंत्रण करते हैं लोगों पर, जो लोग जो है अपनी कार्य पद्धति से या अपने बयानों के जरिए यदि कोई अनुशासन की सीमा पार करते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ फिर महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोहन यादव जी से उनका जो पुराना जो एक रिश्ता है, एक आत्मीय जो रिश्ता है, जहां समन्वय फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको लगता है कि अब वो जो पार्टी के नेता वो अपनी बात अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। तो एक समन्वय का जो सेतु है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है, बी डी शर्मा जी को का कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो गया था और वो तो इंतजार कर रहे थे ना कि पार्टी नया चेहरा दे दे, कब चुनाव घोषणा कर दे। तो उनकी एक्टिविटी उस तरह से नहीं थी जो पूर्णकालिक अध्यक्ष की होती है ना। अन्यथा उनका कार्यकाल तो कई चीजों में बड़ा अच्छा कार्यकाल माना जाना चाहिए। कोई ऐसा कार्यकाल तो था नहीं कि जिससे लोगों ने जो है फटाके फोड़े हो कि वो हट गए तो बहुत अच्छा हुआ, उससे माहौल कुछ नहीं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है वो संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और उसी की परंपरा को ये मुझे लगता है खंडेलवाल जी आगे बढ़ाएंगे और जो तालमेल है वो कुछ बेहतर करने की कोशिश को जरूर करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन वो बयान अभिनव जी कोई विषय ऐसा नहीं है कि हम इस पर ज़्यादा चर्चा करें, लेकिन चूंकि आपने चुनाव की बात कह दी थी और उसका जवाब खुद हेमंत खंडेलवाल जी ने अपने मंच से दिया था कि हमारे चुनाव पर कांग्रेस सवाल उठाती है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था जरा इस बयान को सुनिए, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। जी हेमंत जी। कांग्रेस को चुनौती है कि जैसा चुनाव हमारा प्रदेश का होता है, अपने वार्ड का भी चुनाव करा लो तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे, आपका सम्मान कर देंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा परिवार पिछले 100 साल से कांग्रेस के विरुद्ध अपना झंडा बुलंद करता रहा। कांग्रेस को चुनौती है। चलिए, कांग्रेस को चुनौती इस बात को लेकर दे रहे थे क्योंकि जिस तरह उन्होंने चुनाव कराया संगठन ने, संगठन पर्व जिसे कहा जाता, विधिवत तरीके से कल करीब 2 घंटे आशीष जी देख रहे थे, प्रधान जी ने कहा कि हम 2 घंटे इंतजार कर रहे हैं कोई आए और नामांकन दे दे। बार बार सब लोग से वो कहते रहे, लेकिन ये पार्टी का अनुशासन ही माना जाएगा, कोई नामांकन देने आया नहीं। हालांकि हमने देखा कि विक्रम वर्मा के सामने एक बार शिवराज जी आए थे और शिवराज जी ने आज उस बात का भी जिक्र किया था। लेकिन इससे भी क्या कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं जिस तरह वो कह रहे थे हेमंत जी? देखिए, दायित्व परिवर्तन संगठन में समय समय पर होता ही रहता है और पीढ़ी परिवर्तन भी होता है। हमने लगभग पिछले साल सितंबर से लेकर अभी तक संगठन पर्व मनाया। इसके अंतर्गत बूथ समितियों से लेकर मंडल, जिला और अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ और ये बहुत बड़ी बात, इसको मानना चाहिए। जिस पार्टी के 2 करोड़ के आसपास इस मध्य प्रदेश में सदस्य हैं, जहां पार्टी का जनसंघ के जमाने से जनाधार है और उस पार्टी में सर्वानुमति के साथ प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो जाए, कोई उठापटक नहीं हो, सभी का सौजन्यता हो, सभी में हर्ष हो और पार्टी के अंदर पूरे प्रदेश स्तर पर एक जोश और उत्साह की लहर दौड़ जाए, यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी एक अनूठा संगठन है। हम परिवार भाव के साथ काम करते हैं। परिवार में सुख भी होता है, दुख भी होता है, नाराजगी भी होती है, लेकिन परिवार के मुखिया होने के नाते हेमंत खंडेलवाल जी पर दृढ़ विश्वास है कि वो इन सब चीज़ों को संभालते हुए, सबको साथ बैठाते हुए, जो भी जिसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का लक्ष्य है, जिसका विचारों के प्रति पार्टी में मजबूत समर्पण है, ऐसे सब लोगों को साथ लेकर एक मजबूत संगठन इस मध्य प्रदेश में बनाए रखेंगे, जिसके आधार पर आने वाले समय में पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं मानता हूं हेमंत खंडेलवाल जी अपने इन प्रयासों में पूर्णतः सफल होंगे, क्योंकि उनके अंदर धैर्य है, उनके अंदर हृदय की विशालता है और सबसे बड़ी बात है आज के दौर में
जिस चीज़ को सबसे कम देखा जाता है वो है वाणी का माधुर्य। उनके अंदर वाणी की भी विनम्रता है और ये सब संगठन को चलाने के लिए परम आवश्यक है और यही भारतीय जनता पार्टी के विकास का आधार है। जी अभिनव जी, आप कह रहे थे चुनाव को लेकर कुछ सवाल उठाए परिवारवाद को लेकर। हालांकि बीजेपी की तरफ से आज उस तरह के सवाल परिवारवाद के नहीं कहे गए, ये पूर्व के वर्षों में बातें होती रही, आपने परिवार की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव क्या होते हैं और ये तो हमने देखा। खैर कल बाकायदा जिस तरह का पूरा प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का हिस्सा बने हेमंत खंडेल। अब कोई नहीं आया नामांकन देने तो चुनाव हो गए। मैं वही कहना चाहता था, आज पहला दिन था इसलिए मैं थोड़ा इस चर्चा को एक तरफ नहीं ले जाना चाह रहा था, लेकिन इसमें बातें बहुत सारी हैं। हम रबर स्टाम्प अध्यक्ष 6 साल से देख रहे हैं देश में। नड्डा जी 3 साल अध्यक्ष रहे, उसके बाद फिर उनको रिपीट कर दिया गया। कोई लोकतंत्र की जो बात करती है भाजपा वो नहीं दिखी। और आज भी जिस तरीके से हम लगातार इवेंटबाजी देख रहे थे पिछले 3-4 महीने से कि आज अध्यक्ष डिक्लेयर होंगे, कल डिक्लेयर होंगे, अब परसों डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि नामांकन हो रहा है, आप सोचिए जनता को सब समझ में आता है कि हाँ एक ही नाम आया, उसे मोहन यादव जी लेके जा रहे हैं, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मोहन यादव जी के कैंडिडेट हैं, मोहन यादव जी ने उनको बनाया है। तो गुटबाजी है अभी भी भाजपा में। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा मान लें कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा पूरे तरीके से एक सुचारू रूप से चल रही है, बिल्कुल अनुशासन में। अनुशासन सबको दिख रहा है, बयानबाजी सबके सामने आ रही है। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये भी एक रबर स्टाम्प अध्यक्ष ही साबित होंगे आने वाले समय में, जिस तरीके लेकिन से ये देश में दिख रहा है। ये मंच पर अभिनव जी कभी देखने में नहीं आया कांग्रेस, जैसा मैं देखता हूं 10-10 प्रस्तावक, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष, तमाम सारे लोग ये सोचने वाला विषय है। तो ये तो अनुशासन हाँ, है। तो उपलब्धि है हमारी। ये नागपुर से डिसाइडेड था, लेकिन इसको करने में समय लग गया। मेरा यही तो कहना था, पहला वक्तव्य भी मेरा ये था कि ये सब नागपुर से डिसाइडेड था। दिल्ली गया, दिल्ली से मामला कैसे सेटल हुआ, यहां पर्ची आई। जब पर्ची आई, जब मुख्यमंत्री में भी तो यही होता है ना सर, वसुंधरा राजे जी बैठी रहती हैं, वो पर्ची खोलती हैं। यहां पर बैठे रहते हैं अपने मुख्यमंत्री, पर्ची खोली। तो ये पर्ची वाली कहानी जो है ना, वो इसमें भी साबित हुई। ऐसा तो हुआ नहीं कि 4-5 लोग, नरोत्तम मिश्रा जी भी आ गए, कैलाश जी भी आ गए, इतने बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे हुए हैं, सब लाइन में थे। अब आप सुन लीजिए जिनको ये रबर स्टाम्प कहते हैं, उन्होंने पूरे भारत से कांग्रेस की दरी समेट दी है और ये संगठन तंत्र की क्षमता ही है। 240 पे कौन आ गया है, सजाती है 400 सीट से 240 पे कौन आ गया वो सबको और इसलिए कौन रबर स्टाम्प है, कौन परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी भी जिस इंदिरा तरीके से गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आशीष जी 2 चुनाव में रिजल्ट सामने है। अभी 2 और चुनाव वो तो इनके नेता ने अभी शादी नहीं की, नहीं तो हो सकता है कि अगले 15-20 साल बाद कोई राहुल गांधी का बेटा या बेटी इस पार्टी के प्रमुख पद पर आपको दिखाई दे। लेकिन 20 साल बाद भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद तो पूरा लाइन से दिख रहा है। ये आज कोई नहीं कह सकता। देख रही है कि खंडेलवाल जी कौन है, उनके पिताजी क्या थे, उनके दादाजी क्या थे। इस तरफ मैं चर्चा अच्छी करना चाह रहा हूं असल में दरअसल, लेकिन वो बात ही कुछ खुद हेमंत खंडेलवाल जी ने कही और आपने बात को बढ़ाया, इसलिए मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगा, मैं लौटूंगा। चुनौतियां क्या आप किस तरफ देख रहे हैं दिनेश जी, किस तरह की? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 लोकसभा जीत ली, भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें लेकर आ गई। जाहिर है कि जो बहुत बड़ी उपलब्धि, जो 50% वोट की बात कह रही थी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, लोकसभा में तो उससे ऊपर भी निकल गया। क्या हेमंत खंडेलवाल जी के सामने ये भी सब चुनौती होगी? निश्चित तौर पे ये चुनौती तो है। जो एक बड़ी लकीर बीडी शर्मा जी खींच गए हैं, जो उनके कार्यकाल में शामिल है, तो उसको तो आपको बना के रखना ही है, क्योंकि 29 सीट से आप 30 तो है नहीं ना, आपके पास 29 ही है लोकसभा की सीटें। लेकिन आप विधानसभा की जो सीटें हैं 2028 में जब आप विधानसभा चुनाव का नेतृत्व कर रहे होंगे, तो ये दायित्व मोहन यादव का भी है कि उनकी सरकार एंटी इनकम्बेंसी के किसी मकड़ जाल में ना फंस जाए। और अध्यक्ष का भी दायित्व है कि कार्यकर्ताओं में एक जोश उत्साह बना रहे, सरकार को लेकर असंतोष ना हो। ऐसा ना हो कि 2018 के नतीजे सामने आ जाए। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत सारी जो शिकायतें हमने 1.5 साल में देखी हैं, वो कार्यकर्ताओं के असंतोष की कि उनकी सुनवाई नहीं, उनके काम नहीं हो रहे, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, मंत्री जो है कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि मंत्रियों को भी लग रहा है कि उनको क्या करना है, किस तरह से, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये सबसे बड़ी चुनौती है कि समन्वय कैसे बने, चाहे छोटा कार्यकर्ता बूथ का हो या मंत्रिमंडल का सदस्य हो। आगे मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है तो फिर क्षेत्रीय संतुलन आप कैसे बनाएंगे? सागर की राजनीति कहीं और भाग रही है, ग्वालियर की राजनीति कहीं और भाग रही है। ये जो प्रारंभिक चुनौतियां हैं, इसकी तो विधानसभा चुनाव अभी समय है, तो आप ये सारी चीजों को आप समन्वय के जरिए एक
जो है कहीं ना कहीं ऑर्डर में कर सकते हैं कि लोगों के बीच बेहतर तालमेल हो। तो ये इस चुनौती को यदि उन्होंने काबू कर लिया तो फिर आगे कोई समस्या थोड़ी है कि वो भी बी डी शर्मा जी की तरह 5 साल पूरे करके अपना इसी तरह का कोई इतिहास रचे। जी। आशीष जी, दिक्कत यही होती है कि जैसे जैसे आप जब आप कोई बहुत बड़ा हासिल कर लेते हैं, स्थान बना लेते हैं, तो फिर उसको बरकरार रखना, जैसे 29 लोकसभा, जैसा मैं दिनेश जी से कह रहा था, 163 विधानसभा, उससे पहले आप लगातार एक चुनाव छोड़ दें 18 का, आपको लगता है कि ये होगा कैसे? क्योंकि हेमंत जी तो कह रहे थे कि हम उस पर और आगे बढ़ना है, शिवराज जी ने कहा कि वोट प्रतिशत बढ़ाकर हम उसको हासिल कर सकते हैं। उपलब्धियों पर गर्व है लेकिन उपलब्धियों का अभिमान नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं, हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी टीम बनाएंगे अतिशीघ्र, और ये टीम जब निचले स्तर पर काम करती है, हमारा प्रबंधन भी होता है भारतीय जनता पार्टी का, और बूथ मैनेजमेंट करने का काम इस प्रदेश से लेकर देश के विभिन्न राज्यों के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी का देखा है। सरकार के कामों के कारण निश्चित ही समाज के हर वर्ग में संतोष उत्पन्न होता ही है, असंतोष भी उत्पन्न होता है, तो असंतोष को भी निपटने के लिए सरकार और संगठन दोनों के स्तर पर काम होता ही है, लेकिन अंतोगत्वा विकास की योजनाओं का प्रभाव जनमानस पर पड़ता ही है, और उसे वोट के रूप में तब्दील कराना, उसे जन समर्थन के रूप में मतदान केंद्र तक लेकर जाना, ये संगठन के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के भरोसे होता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि 163 सीटें क्या, हम इससे और आगे जाने का विश्वास अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता की असीमित ताकत है, असीमित उसके अंदर शक्ति है, और जब उस शक्ति का जागरण कर दिया जाता है, उसके उस विचारों के प्रति उसे और दृढ़ बना दिया जाता है, तो बहुत आश्चर्यजनक परिणाम वही कार्यकर्ता सामने लेकर आता है। इसलिए आवश्यकता है कार्यकर्ताओं की टीम के उत्साह को बनाए रखने की और उन्हें विचारधारा के प्रति समर्पित बनाए रखने की। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा आधार है। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, इसी भाव के साथ हेमंत खंडेलवाल जी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस प्रदेश में काम करेगा। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। अभिनव जी, यही जब भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो वो कहते हैं संगठन गढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, और संगठन बढ़ भी रहा है, जो पाना था वो भी पा गए। लेकिन एक तरफ आपका सृजन चल रहा है, आप भी संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। संगठन वर्सेस संगठन क्या और बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए मनोज जी, हमारा संगठन सृजन में हमने देखा कि पिछले 1 महीने में जितने एआईसीसी ऑब्जर्वर्स आए, उनने करीबन 4 लाख हमारे कार्यकर्ताओं से बात करी, सभी जिलों को मिला लें हम। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़ने और कांग्रेस पार्टी में जो गलतियां हैं उसको बताने के लिए कार्यकर्ता आगे, और कार्यकर्ता ही कुंजी होता है एक तरीके से देखा जाए तो, चुनाव का भी और जनता का भी एक वेलविशर होता है। तो ये सारी बातें कार्यकर्ता ही करता है। तो आप देखेंगे आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति में अंतर है। जनता सड़कों पर है, परेशान है, हर मुद्दे को लेकर। मुद्दे बहुत सारे हैं जिनको हम लगातार उठाते हैं, हमारे नेता उठाते हैं, जीतू पटवारी जी उठाते हैं, उमंग सिंगार जी उठाते हैं। लेकिन भाजपा में आप देखेंगे कि इनके नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंतर दिखाता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है और कौन क्या कर रहा है। तो इन विसंगतियों को दूर करना हर पार्टी का काम होता है। हमारी पार्टी में लगातार जीतू पटवारी जी सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, जनता की आवाज को उठा रहे हैं। उसके विपरीत आप देखेंगे तो भाजपा ठीक है, सरकार में है तो मोहन यादव जी अपना काम कर रहे हैं, और अब खंडेलवाल जी आए हैं तो वो अपना काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी कुंजी जो है उसके साथ सतत संपर्क में हम हैं, और लगातार हमारा संगठन, जिस तरीके से संगठन सृजन का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो आगे भी जाएगा। और आपको देखने को मिलेगा कि 2028 में हम जिस तरीके से चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको बेहतर देखने को मिलेगी। दिनेश जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी की बात करें या विजय खंडेलवाल जी की बात करें, जहां से हेमंत खंडेलवाल निकले हैं वो उसी परिवेश से यहां पहुंचे हैं। क्या आपको लग रहा है कि उसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे हेमंत जी? नहीं, देखिए, ऐसे बहुत सारे नेताओं के आप नाम ले सकते हैं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया होगा, सब कुछ अपना परिवार, सब कुछ लगा दिया आप। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, जिसमें जो नए नेता आ रहे हैं, वो इस मर्म को समझ सके, इस त्याग को समझ सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो संस्कृति के नहीं है। कांग्रेस के जो जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले जो मुहिम चली थी,
वो तो विचारधारा के लोग नहीं थे। इनके बीच में भी तो तालमेल की बात है ना, कि इनके बीच और मूल कार्यकर्ता के बीच कैसे तालमेल होगा, क्योंकि वो तो उसी कल्चर में काम कर रहे हैं, उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए तो वो बात हो रही है कि अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन के साथ साथ आप पार्टी के प्रति समर्पित रहें, ये भाव जगाना भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं, जी। कुशाभाऊ ठाकरे तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण पूरे देश में है। उनसे जो तो उन्होंने तो पूरा परिवार कुशाभाऊ ठाकरे का समर्पण और त्याग जानता है, और उसी को उन्होंने आदर्श बनाया है। तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक कार्य संस्कृति है उसमें भी बहुत बदलाव आएगा। चलिए, निश्चित रूप से ये बदलाव देखने को मिलेगा भी, और उम्मीद भी की जाना चाहिए कि नए अध्यक्ष शायद उसी लाइन पर बढ़ेंगे, क्योंकि जब वो बात अपनी मंच से कह रहे थे, महत्वपूर्ण ये भी है कि डॉक्टर मोहन यादव सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के शीर्ष पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ संगठन के मुखिया भी बदल गए। अब दोनों के समन्वय के साथ प्रयास यही होगा भारतीय जनता पार्टी का कि आगे बढ़ते रहें। लेकिन आगे बढ़ने में चुनौती भी है, और वो जो पाया है बीजेपी ने उसको बरकरार रखना भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती होगी। नजर रहेगी इस पर। आज